हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि कल सीबीएसई ने हमारे लिए रिवाइज सिलेबस प्रोवाइड किया है, जिसमें उन्होंने सिलेबस को डिवाइड किया है इनटू टर्म 1 एंड टर्म 2। आज मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के टर्म 1 का जो सिलेबस है उसे एनसीईआरटी के हिसाब से बता रही हूँ कि क्या क्या टॉपिक आपको करना है और क्या क्या टॉपिक जो है वो डिलीट कर दिया गया है आपके सिलेबस से, मतलब कि जो उन्होंने हमारे रिवाइज्ड सिलेबस में ऐड नहीं किया है वो टर्म्स मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट्स की। सॉलिड स्टेट्स है हमारा चैप्टर 1। तो इसमें देखिए इन्होंने बताई है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस, मतलब इसमें बात हो रही है मॉलिकुलर, आयनिक, कोवलेंट एंड मेटालिक सॉलिड्स के, साथ ही साथ है अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का टॉपिक। तो जैसे हम एनसीईआरटी में आगे बढ़ते हैं, देखिए ये आपके सामने एनसीईआरटी का पीडीएफ है। तो जैसे ही हम हमारे पेज 2 पर पहुंचते हैं, देखिए यहाँ पे टॉपिक आ रहा है 1.2। 1.2 टॉपिक देखिए क्या है हमारे पास, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड दैट्स इन आवर रिवाइज सिलेबस। तो मतलब ये टॉपिक तो आप करेंगे, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक उन्होंने लिखा भी हुआ है, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। एलिमेंट्री आइडिया का मतलब होता है बड़ी जो बेसिक सी बातें आपको पूछी जाएंगी। वैसे भी टॉपिक बड़ा बेसिक सा है, तो ये टॉपिक आप सारा कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जब हम इसी में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर देखिए यहाँ पे हमारे पास अगला टॉपिक आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देखिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उसकी फर्दर टाइप्स हमारे पास क्या हैं, मॉलिकुलर सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स एंड कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, ये भी हमारे सिलेबस में ऐड किया गया है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले मेंशन किया ना क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस। तो मतलब उन्होंने यहाँ पे मेंशन करने के टाइम पे इन टॉपिक्स को पहले लिख दिया, बट एनसीईआरटी में ये अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के बाद टॉपिक आता है, तो ये चीज़ का ख्याल रखेंगे। इसके बाद इन्होंने मेंशन किया है यूनिट सेल इन 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल लैटिस, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, पैकिंग इन सॉलिड्स, पैकिंग एफिशिएंसी, वॉइड्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल्स एंड पॉइंट डिफेक्ट्स। तो चलिए देखते हैं इसी पीडीएफ में आगे बढ़ते हुए। तो देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या टॉपिक आ जाता है, 1.4 क्रिस्टलाइन लैटिस एंड यूनिट सेल्स। ये आपके सिलेबस में है, इसे गलती से भी छोड़ के मत जाना। ये जो उन्होंने मेंशन किया ना यूनिट सेल इन 2 एंड 3 डायमेंशन, ये वही चीज़ है। पहले ये देखिए ये आपको सारा 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसके साथ ही जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर ये हमारे पास 3 डायमेंशनल लैटिसेस जो हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। ये सभी आपके सिलेबस में है। इसके बाद ये जो टॉपिक है प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ये भी आपके सिलेबस में है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हमारे पास देखिए बहुत सारे टाइप्स के यूनिट सेल हैं, ये सभी आपके सिलेबस में है। देन आ जाता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। आगे बढ़ते हैं, ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ये सब आपके सिलेबस में है। एंड इसके बाद जो हमारा टॉपिक है 1.6 क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ये भी आपके सिलेबस में है। बस इन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है पैकिंग इन सॉलिड्स। पैकिंग इन सॉलिड्स का मतलब है क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। बच्चे इस टॉपिक को काफ़ी टफ मानते हैं, लेकिन हमने कोशिश करी है इस टॉपिक को थोड़ा रियलिस्टिक वे में समझाने की। उसका वीडियो लिंक आपको दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ एक बार वीडियो को ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छी लगेगी और ये जो कंसेप्ट है आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे कि क्लोज पैक स्ट्रक्चर क्या थे। मान लो तुम सोए हुए हो और तुम्हें कोई उठाकर भी पूछेगा ना कि बता भाई क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, फट से जवाब दोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो वीडियो लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर देखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम ये पूरा टॉपिक ये देखिए कितना कुछ कवर हो रहा है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने उस वीडियो में बहुत ही क्रिएटिव वे में दिखाने की कोशिश की है। आप हमेशा याद रखेंगे उस चीज़ को अगर आप उस वीडियो से एक बार पढ़ लेते हैं तो। इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आ जाता है फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स फिल्ड, ये भी उसी का रिलेटेड टॉपिक है, ये भी आपके सिलेबस में है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आ जाती है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर सिलेबस और ये काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पैकिंग एफिशिएंसी देखिए डिफरेंट पैकिंग एफिशिएंसीज है। पैकिंग एफिशिएंसी इन एचसीपी एंड सीसीपी, देन पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, देन द पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल लैटिस। तो ये सभी तरह के जो टॉपिक्स है पैकिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड सभी आपके सिलेबस में हैं और ये उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। एवरीथिंग इज देयर इन टू योर सिलेबस। इसके बाद आ जाता है इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स क्या है, जो लास्ट में उन्होंने मेंशन किया ना पॉइंट डिफेक्ट्स, ये जो पॉइंट डिफेक्ट्स है देखो आ गया ना, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स, ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है।
पॉइंट डिफेक्ट्स में आपके पास देखिए डिफरेंट पॉइंट डिफेक्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट्स, देन वैकेंसी डिफेक्ट, उसकी फर्दर टाइप्स हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट आ गया, शॉर्टकी डिफेक्ट आ गया। ये सभी के सभी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। ये तो बात थी पॉइंट डिफेक्ट्स की। पॉइंट डिफेक्ट्स तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऐड किया है। इसके बाद जो ये टॉपिक आ रहा है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, इसके बारे में इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। लेकिन अगर हम इसके पुराने सिलेबस को देखते हैं तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर सब मेंशन करते थे, एनएनपी टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो इस हिसाब से ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक। और आगे बढ़ते हुए ये जो उन्होंने पूरी बैंड थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन किया है, ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये पूरा बैंड थ्योरी जो है ये सब अभी सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे हमारे रिवाइज सिलेबस में इस चीज़ को मेंशन नहीं किया है। इसी तरह आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर देखिए हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। ये भी सिलेबस में इंक्लूड नहीं की गई हैं। देखिए रिवाइज सिलेबस में कहीं पे भी मेंशन नहीं है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को लेकर कुछ भी। तो मतलब आप सॉलिड स्टेट कहाँ तक करेंगे? सिर्फ और सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट्स तक। मतलब यहाँ तक आपको ये सिलेबस करना है, आपका चैप्टर करना है, चैप्टर 1। उसके आगे जो इन्होंने मैंशन किया है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद बैंड थ्योरी आ गई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ गई, ये चीज़ें आपके सिलेबस में अभी इन्होंने इंक्लूड नहीं की है एज़ पर द रिवाइज्ड सिलेबस। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर 2 सोल्यूशन में। तो देखते हैं सॉल्यूशन में हमारे पास क्या क्या है। तो सबसे पहले तो है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ये आपके सिलेबस में है। देखिए आपको वेरियस टाइप्स ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे गिवन है, उनकी एग्जांपल्स गिवन है, क्यों उनके नाम क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, जिसमें आपके पास वेरियस डेफिनेशंस हैं, जैसे कि मास परसेंटेज हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, देन मास बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन। ये सभी जो टॉपिक्स हैं ये सभी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है सॉलिबिलिटी का। दिस इज ऑल्सो इनटू योर सिलेबस, चाहे वो हो सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड और सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। दोनों ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। ध्यान दीजिएगा, सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, ये हेनरी का, हेनरी कॉन्सेप्ट। ये हेनरी कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसे कभी भी आप एग्जाम में छोड़कर ना जाए। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आगे बढ़ते हुए यही हेनरी के टॉपिक में यहाँ पर आती हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। जो एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ की वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में रहता ही है। बहुत अच्छा टॉपिक है, ये भी आपके सिलेबस में है, और इस टॉपिक पर बहुत ही अच्छी वीडियो हम लोगों ने बना रखी है, प्लेलिस्ट आपको दी रहेगी, और आप उसे एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए यहीं पे हमारे पास अगला कंसेप्ट आता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन ये भी आपके सिलेबस में है, और इसी में टॉपिक आ जाता है रॉल्स लॉ का, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ये सब आपके सिलेबस में है। इसके बाद है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। बच्चे इस चीज़ को लेकर बड़े ही कंफ्यूज हैं कि ये तो हमारे सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है, तो क्या हमें ये टॉपिक करना है या नहीं करना है। डेफिनेटली आपको ये टॉपिक करना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप तो इसे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। डेफिनेटली आपको करना है। क्यों? क्योंकि आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करें, नॉन आइडियल वो होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो ना करें। तो मतलब एक तरह से ये रॉल्स लॉ के ही सब टॉपिक की तरह बन जाता है। तो अगर रॉल्स लॉ हमारे सिलेबस में है तो आइडियल और नॉन आइडियल को किस तरह से छोड़ सकते हैं। और इसके बाद आगे जाकर जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है वो फर्दर दो तरह के होते हैं, दोज शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन एंड दोज शोइंग द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो ऑब्वियसली वो भी आपके सिलेबस में है, इन्हें गलती से भी मत छोड़ना। आइडियल और नॉन आइडियल हो गया, या फिर हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट हो गया, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे ये यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट दीज आर इनटू योर सिलेबस। इसी के अंदर ये यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं एजियोट्रोप्स को। एजियोट्रोप्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे भी आपको बिल्कुल लीव नहीं करना है। आइडियल नॉन आइडियल हो गया, सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, एंड देन एजियोट्रोप्स। तीनों ही टॉपिक जो है इंटर रिलेटेड हैं और रिलेटेड भी रॉल्स लॉ से हैं, तो इन्हें आप छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। देखिए अगर हम कुछ ज़्यादा पढ़ लेंगे उस चीज़ का नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप कम पढ़कर जाते हैं और उसी टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं तो फिर वो तो बहुत ही दुख की बात होगी ना। बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, ज़रूर कीजिए। अगर आपको टफ़ लग रही है, ये टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वीडियोस गिवन है आपकी हेल्प के लिए, उन्हें देखिए, एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन इन्हें लीव मत करना।
इसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मासेस। ये सिलेबस में इंक्लूडेड है। 4 तरह की हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले ऑस्मोसिस का पता होना ज़रूरी है, तो इसलिए ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों ही सिलेबस में है। तो ये आपके पास जो टॉपिक्स हैं, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इनटू योर सिलेबस। इसी में अगर हम ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस और वाटर प्योरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, ये भी आपको करना है। लेकिन अगर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। दिस टॉपिक इज़ नॉट इंक्लूडेड इनटू योर सिलेबस। और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि ये जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस और इसी में साथ में रहता है हमारे पास वेंट हॉफ फैक्टर आए, तभी भी ये रिड्यूस कर दिए गए थे सिलेबस से, और इस बार भी इन्हें इंक्लूड नहीं किया गया है। देखिए यहीं एबनॉर्मल मोलर मासेस के टॉपिक में ये हमारे पास पूरा का पूरा टॉपिक आता है वेंट हॉफ फैक्टर आई से रिलेटेड। ये भी सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो बी वेरी क्लियर विद इट बेटा कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस से जो है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उससे पहले पहले जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ तक एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मासेस, वो सभी आपके सिलेबस में है। वहाँ तक कुछ भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, वहाँ तक बिल्कुल पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और जब ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस का टॉपिक आएगा, ये नहीं दिया गया है आपके सिलेबस में, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद हमारे टर्म का अगला चैप्टर है पी ब्लॉक। दिस इज़ आवर थर्ड यूनिट जो हमारे टर्म 1 में इंक्लूड किया गया है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स की। तो देखते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स के हिसाब से यहाँ पर हमारे पास क्या है। देखिए सबसे पहले तो जब ये ग्रुप 15 एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहला टॉपिक आता है ऑक्यूरेंस का। ये मतलब इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन है, ये आपके सिलेबस में है। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और प्रॉपर्टीज़ आपको दिखती जाएंगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज़ देयर, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक आ गया, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन की जा रही हैं। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ गई और इनके केमिकल ट्रेंड्स आ गए। ये सभी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं। देन जनरल इंट्रो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ऑक्यूरेंस, ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ खत्म करने के बाद हमारे पास टॉपिक आता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन की प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज़, यूजेस सब ऐड किए गए हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन के कंपाउंड्स ऐड किए गए हैं सिलेबस में विद द प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड। तो जैसे हम एनसीईआरटी में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आता है डाइनाइट्रोजन का। ये जो डाइनाइट्रोजन का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली हमारे नाइट्रोजन का ही कॉन्सेप्ट है, जिसमें सबसे पहले इसकी प्रेपरेशन एक्सप्लेन की जा रही है, आगे बढ़ने पर इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जा रही हैं। तो मतलब ये आपके सिलेबस में है। और इसी के बाद जो हमारा अगला टॉपिक आ जाता है 7.3, ये अमोनिया से रिलेटेड है। अमोनिया की प्रेपरेशन इसमें है आएगी, ठीक है, तो ये भी आपके सिलेबस में है। और आगे बढ़ते हैं अमोनिया के टॉपिक में, तो प्रेपरेशन के बाद ये पूरा उसका मैन्युफैक्चर प्रोसेस आ रहा है, फ्लो चार्ट बना हुआ है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, ये सब इंक्लूडेड है। इसके अलावा आगे बढ़ने पर हमारे पास 7.5 टॉपिक आ रहा है यहाँ पर नाइट्रिक एसिड्स। नाइट्रिक एसिड्स भी ऐड किया गया है, इसमें भी इसकी प्रेपरेशन आएंगी, प्रॉपर्टीज़ आएगी और इनके जो फर्दर एंड फर्दर यूजेस हैं ये भी आएंगे। तो ये सब आपके सिलेबस में है। इसके बाद हमारे पास देखिए यहाँ पे जो 7.6 टॉपिक है फॉस्फोरस और इसकी एलोट्रॉफिक फॉर्म्स, ये कहीं भी हमारे यहाँ ग्रुप 15 के सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है। तो ग्रुप 15 हमें कहाँ तक करना है, सिर्फ और सिर्फ अमोनिया और नाइट्रिक एसिड तक। मतलब जब हमने बुक ओपन की, पी ब्लॉक शुरू हुआ, ग्रुप 15 से सब कुछ पढ़ना है। इंट्रो पढ़नी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़नी है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़ रही हैं, ऑक्यूरेंस पढ़नी है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी, फिर नाइट्रोजन का कॉन्सेप्ट शुरू होगा, डाइनाइट्रोजन लिखा होगा, उसके बाद अमोनिया है, नाइट्रिक एसिड है, यहाँ तक सब करना है। इसके बाद जब ये फॉस्फोरस आ गया, एलोट्रॉपिक फॉर्म, ये हमारे सिलेबस में रिटर्न नहीं है। तो इस तरह से कुछ ये टॉपिक आपको दिखाई देगा। फॉस्फोरस, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, सबसे पहले वाइट फॉस्फोरस इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर ये रेड फॉस्फोरस है, इनके स्ट्रक्चर्स हैं, फिर फॉस्फीन टॉपिक आ जाता है। ये कुछ भी हमारे जो नया सिलेबस आया है टर्म 1 का, उसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो इस हिसाब से तो इन्होंने ये जो टॉपिक्स हैं इन्हें इंक्लूड नहीं किया है। और आगे बढ़ने पर ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस का टॉपिक आता है, ये भी इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है हमारे सिलेबस में।
देन इसके बाद शुरू हो जाते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट 7.10। ये टॉपिक है यहाँ पर। तो यहाँ पे भी अगेन जैसे हमारे पास ग्रुप 15 था उसी तरह से हमने इसमें भी करना है, इसकी ऑक्यूरेंस को पढ़ना है और आगे बढ़ेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, ये सब चीज़ें हमें करनी है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके अलावा इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब है, ये सब करना है, यहाँ से कुछ नहीं छोड़ना। फिर इसके बाद टॉपिक आ रहा है डाइनाइट्रोजन का। ये भी हमारे सिलेबस में इन्होंने मेंशन किया है। डाइनाइट्रोजन का टॉपिक, इसकी प्रेपरेशन है, प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सभी हमारे सिलेबस में है। कौन सा टॉपिक? 7.11 डाई ऑक्सीजन। और वैसे भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। डाई ऑक्सीजन के प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस करने के बाद हमारे पास टॉपिक आता है 7.12 जिसमें है सिंपल ऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड्स का टॉपिक भी आप करेंगे। इसके बाद है 7.13 ओजोन। अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी करना है आपको। इसका प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज़, ये सब इंक्लूडेड है सिलेबस। इसके बाद है 7.14 सल्फर एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, ये भी आपके सिलेबस में है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर इन्होंने देखिए पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया हुआ है S8 एंड S6 का। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत अच्छे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। इसके बाद 7.15 सल्फर डाइऑक्साइड का प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और आगे चल के इसके यूजेस आएंगे, ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। और आगे बढ़ने पर आएगा ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इनके सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रक्चर्स करने हैं। स्ट्रक्चर्स आर इंक्लूडेड इनटू योर सिलेबस। तो देखिए यहाँ पे मेंशन है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, स्ट्रक्चर्स ओनली। Then we have a concept of sulfuric acid 7.17, again an important topic। सल्फ्यूरिक एसिड के टॉपिक में देखिए यहाँ पे आपको पूरा का पूरा मैन्युफैक्चर प्रोसेस गिवन है। मैन्युफैक्चर प्रोसेस है, आगे चलते हुए इसकी डायग्राम है, सभी इम्पॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में इंक्लूडेड भी है। इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा ग्रुप 17। जब हम इसमें स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ऑक्यूरेंस का टॉपिक आता है। आगे बढ़ने पर यहाँ पे इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड एक पूरा टेबल बना हुआ है। आगे बढ़ते हुए इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन भी किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सब है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर अगला टॉपिक आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, देन उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज़। एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इनटू योर सिलेबस। तो यहाँ से कुछ खास रिमूव नहीं किया गया है इस चैप्टर से। कहीं कहीं से कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें रिमूव किया गया है और पिछले साल भी ऐसा ही था ऑलमोस्ट सब कुछ। देन आगे बढ़ने पर 7.19 टॉपिक आता है क्लोरीन। ये स्पेसिफिकली मेंशन है, ये आपको करना है। इसमें इसका प्रेपरेशन आएगा, मैन्युफैक्चर प्रोसेस आएगा और आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे पूरी इसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। प्रॉपर्टीज़ के बाद आपको इसके यूजेस भी दिखाई देंगे, तो वो सब इम्पॉर्टेंट है क्लोरीन में। इसके अलावा 7.20 टॉपिक हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इनटू योर सिलेबस। यहाँ पे इसकी प्रेपरेशन मेंशन्ड है, प्रॉपर्टीज़ मेंशन्ड है, ये सब करना है। यहाँ से कुछ भी खास रिमूव नहीं है। प्रेपरेशन है, प्रॉपर्टीज़ हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, यूजेस आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। लेकिन ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन के बारे में यहाँ पर क्या कहा गया है? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर्स। तो मतलब जैसे हम आगे बढ़ते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन्स में हमें क्या करना है? केवल और केवल इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें बताना है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। यही खास तौर पर मेंशन है ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन में, स्ट्रक्चर्स ओनली। और आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर में तो 7.22 टॉपिक है हमारे पास इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स भी यहाँ पे इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में और वैसे भी छोटा सा अच्छा सा टॉपिक है। इसमें इंटर हैलोजन कंपाउंड्स पूरे अच्छे तरीके से इंक्लूडेड है, इनकी प्रेपरेशंस हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये भी सारा टॉपिक आप करेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले बता रही हूँ, कुछ खास यहाँ पे जो है इस चैप्टर से रिड्यूस नहीं किया गया है। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है हमारा ग्रुप 18 7.23 टॉपिक। यहाँ पर ग्रुप 18 में भी वही सेम चीज़ें रह रही हैं। जनरल इंट्रोडक्शन के बाद ऑक्यूरेंस का टॉपिक आ रहा है।
आगे बढ़ते हुए इन्होंने पूरा टेबल बताया हुआ है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, और इसके बाद इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। ये सभी आपने करना है। और इसके बाद ये जो यूजेस दे रखे हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इन्हें भी कर लीजिए। तो यहाँ करने के बाद हमारे पास जो पूरा पी ब्लॉक है ये फिनिश हो जाता है। तो कुछ खास हमने अभी ऑब्जर्व किया, कुछ रिमूव नहीं है, बट स्टिल पढ़ते वक्त इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें। तो बीच में जो कुछ टॉपिक्स हैं जो इंक्लूड नहीं किए गए हैं, तो बस यही है, आपको यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है पढ़ते वक्त। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले यूनिट हैलो एल्केन और हैलो एरीन की तरफ। तो देखिए यहाँ हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन में बिल्कुल आपको सिंपल बता रही हूँ, कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसकी छोटी छोटी डिटेल्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, आप देखेंगे आपके पास क्लासिफिकेशन आ रही है। अगर आप क्लासिफिकेशन नहीं सीखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो वैसे भी यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हैलो एल्केन्स में आपको नोमेनक्लेचर करना है, क्लासिफिकेशन बारे में कुछ खास मेंशन नहीं है। बट स्टिल मैं इंसिस्ट करती हूँ कि क्लासिफिकेशन पढ़कर ही आगे बढ़ना चाहिए, सो दैट आपको मीनिंग तो पता हो कि आखिरकार हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन आप लीव मत कीजिएगा बेटा, तो ये तो पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें, तो हमारे पास आ जाता है नोमेनक्लेचर इंक्लूडेड है ऑलरेडी, उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो ये आपके पास नोमेनक्लेचर ही चलता है। नोमेनक्लेचर के बाद आ जाता है नेचर ऑफ C-X बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इनटू द सिलेबस। देन आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। डिफरेंट मेथड्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है। 10.4 टॉपिक है, ये इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो जहाँ पे डिफरेंट मेथड्स बताए गए हैं, फ्रॉम एल्कोहल बताया है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बताया है, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और प्रिपरेशन के मेथड आ जाएंगे। इसके बाद आ गया हैलोजन एक्सचेंज मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंक्लूडेड है सिलेबस में। और आगे बढ़ेंगे, प्रेपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स आ रहे हैं, ये सभी आपको प्रेपरेशन मेथड्स करने हैं। और देखिए बहुत सारे नेम रिएक्शंस भी आ रहे हैं इसमें। और आगे बढ़ने पर हमारे पास आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इनटू योर सिलेबस। आगे बढ़ेंगे, सब करना है, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, केमिकल रिएक्शंस आ गए फिर हैलो एल्केन्स के, ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। और आगे बढ़ते जाएंगे इसी पीडीएफ में हम लोग, ये पूरा हमारा चैप्टर 10 चल रहा है, ये सब करना है। ये देखो ये आपके पास यहाँ पे पूरा आ गया ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इनटू योर सिलेबस। आगे बढ़ने पर हमारे पास आ गया सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक बाय न्यूक्लियर और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये पूरे चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे तो लीव करना कोई अफोर्ड कर ही नहीं सकता। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है टॉपिक। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते बढ़ते हमारे पास ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक आ रहा है। कॉन्फ़िगरेशन के टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, देखिए हमारे पास सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर SN1 रिएक्शन है, ये भी आपके सिलेबस में है। और आगे बढ़ेंगे, ये सब आपके इस सिलेबस में इंक्लूडेड है जितना भी आगे निकल रहा है। अब ये जो आ गया हमारे पास स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स, रेसिमाइजेशन का टॉपिक आ गया, कायरालिटी का टॉपिक है, रिटेंशन इज देयर, इन्वर्शन इज देयर, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड, ये भी आपको करना है अच्छे से। आगे बढ़ेंगे, ये सभी चैप्टर अभी तक इंक्लूडेड ही है, मैंने जितना बताया ये सब करना है, अभी तक ये सब करना है। जहाँ पे नहीं करना वहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये सब करते चलेंगे आगे आगे। रिएक्शन ऑफ हैलो एरीन्स आ गए, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड। इसके बाद आ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, हर तरह के जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये करने हैं, ये भी इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। बढ़ते जा रहे हैं, रिएक्शन विद मेटल्स आ गया, फिटिग रिएक्शन, वर्ड्स फिटिग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, करना है। अब भाई यहाँ पर देखिए, ये है लास्ट में 10.8 पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, ये आपको नहीं करना है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इनटू योर सिलेबस। इससे पहले जितना भी चैप्टर है सब करना है, लेकिन 10.8 पे जो आपके पास आया पॉली हैलोजन कंपाउंड, जिसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया है डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राईआइडोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, फ्रीऑन्स है, DDT है, ये नहीं करना है। सिर्फ वो लास्ट वाला टॉपिक है यहाँ पर जो इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है सिलेबस में, बाकी सब कुछ ही करना है, सिर्फ लास्ट वाला टॉपिक नहीं करना। दोबारा से देख लीजिए,
जो आपका टॉपिक है यहाँ पर 10.8 पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, ये नहीं करना है, बाकी सब कुछ करना है, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले यूनिट अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स की। यहाँ पे भी सिस्टम हमारे पास हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स जैसे ही है। जैसे हैलोअल्केन एंड हैलोअरीन में सिर्फ लास्ट वाला टॉपिक था जो हमें नहीं करना था, इसी तरह से भी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक है जो हमें नहीं करना है, बाकी सब कुछ करना है। बट स्टिल मैं आपके लिए एक बार PDF जो है वो बता देती हूँ क्या क्या है इसमें। तो अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स में जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का टॉपिक इन्होंने एज सच तो यहाँ पर नहीं लिखा है सिलेबस में इंक्लूडेड, बट येस अगर आपको पता होगा कि किस अल्कोहल को क्या कहते हैं, व्हाट आर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल, व्हाट आर मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, तभी आप उनकी टर्मिनोलॉजी को समझ पाएंगे। तो ये टॉपिक आप लीव तो नहीं कर सकते। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने पर हमारे पास आते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। ये डेफिनेटली इंक्लूडेड है हमारे सिलेबस में। 11.4 टॉपिक है, अल्कोहल्स एंड फिनोल्स हेडिंग दे रखी है, और इसमें 11.4.1 हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। पहले ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फिनोल आ जाती है। 4.1 करने के बाद हमारे पास आता है 11.4.2 दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। ये भी आप करेंगे, और ये जो प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस आ जाते हैं। केमिकल रिएक्शंस हम लोगों को करने हैं, और आगे बढ़ने पर ये सारा टॉपिक करना है हम लोगों को। केमिकल रिएक्शन सब कुछ इंक्लूडेड है। जहाँ पर जो चीज़ इंक्लूड नहीं होगी वहाँ पे मैं आपको स्ट्रेस देकर बताऊँगी कि ये इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। बाकी सब तो ऐसे ही चलता जाएगा, सभी आपको करना है। ये रिएक्शंस ऑफ फिनोल आ जाते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनोल, ये स्पेसिफिकली इंक्लूडेड है हमारे सिलेबस में और इम्पॉर्टेंट भी है। सभी उन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ही इंक्लूडेड है। ये रेमर टैमन रिएक्शन आ गया, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते चलते हैं। यस, अब देखिए ये आया 11.5 सम कमर्शियली इम्पॉर्टेंट अल्कोहल्स। ये इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है, पिछली बार भी इंक्लूड नहीं किया था, बाकी सब कुछ करना है। सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल, मिथेनॉल, इथेनॉल, जहाँ पे इन्होंने इनका पूरा प्रेपरेशन और यूजेस और इनके इफेक्ट्स एक्सप्लेन करे हैं। उससे पहले जितना भी टॉपिक आया है सब करना है, सिर्फ ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है जो नहीं करना है। सो ये पूरे चैप्टर में ये एक ही टॉपिक है जिसे रिड्यूस किया गया है, सम कमर्शियली इम्पॉर्टेंट अल्कोहल्स। ये अल्कोहल्स एंड फिनोल्स का टॉपिक ख़त्म होने के बाद और ईथर का टॉपिक शुरू होने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसे रिमूव किया है। इसके अलावा सब कुछ करना है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा अगला यूनिट बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में सबसे पहला टॉपिक ही कार्बोहाइड्रेट्स का है। अब हम उसके बारे में देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड किया है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन आएगी। क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे अच्छे से। देन द कंसेप्ट ऑफ मोनोसेक्राइड्स, और मोनोसेक्राइड्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो पहला जो मेन टॉपिक बना हुआ है मोनोसेक्राइड्स में वो है ग्लूकोज का। ये आपको करना है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है प्रेपरेशन ऑफ ग्लूकोज, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हुए हमारे पास आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आप अच्छे से कर लें, और आगे बढ़ेंगे। ग्लूकोज का जितना भी टॉपिक है ये सारा ही करना है, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर आ गया, ये भी आपको करना है। ग्लूकोज के टॉपिक में कुछ भी लीव नहीं करना। जितना ग्लूकोज का टॉपिक चलेगा ये आप सब करेंगे। ग्लूकोज के अलावा इन्होंने ऐड किया है फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज के बाद जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ पर फ्रक्टोज, और ये भी आपको करना है। अब इसी तरह से इस टॉपिक में चाहे इसका स्ट्रक्चर आ जाए, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी करेंगे। इसके बाद शुरू हो जाती है डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स जो हैं, डाइसेक्राइड्स हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं की है। आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ मोनोसेक्राइड्स की हो रही है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। डाइसेक्राइड का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, तो ये आपके सिलेबस में इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। डाइसेक्राइड्स फिनिश होने के बाद आते हैं पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स को भी इंक्लूड नहीं किया है।
इसके बाद आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बस इसमें इम्पॉर्टेंस ही बता रखी है, तो इसे एक बार रीड ज़रूर कर लें। आगे बढ़ते हुए हमारे पास शुरू हो जाते हैं प्रोटीन टॉपिक में। सबसे पहले जो हमारे पास सब टॉपिक आता है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स हम लोगों को करना है। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये भी आप कर लें अच्छे से। देन हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हमारे पास क्या लिंकेज दिखाई दे रही है यहाँ पर, पेप्टाइड लिंकेज। और इसी लिंकेज का जिक्र यहाँ हमारे सिलेबस में किया गया है कि हमें पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, पॉलीपेप्टाइड्स के बारे में पढ़ना है। तो ये जो सारा टॉपिक है यहाँ पर, ये इस टॉपिक को कवर करेगा। पेप्टाइड लिंकेज हो गई, चाहे हमारे पास पॉलीपेप्टाइड्स हो गए, ये सब हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के अंडर ही कवर होगा। इसके बाद ये प्रोटीन्स में ही सब टॉपिक है जिसमें प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया है उनके मॉलिक्यूलर शेप्स के बेसिस पे। ये फाइब्रस प्रोटीन आ गया। फाइब्रस प्रोटीन के बाद हमारे पास यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन है। अब ग्लोबुलर प्रोटीन में फर्दर देखिए यहाँ पे क्या आ गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। अब इन्हीं स्ट्रक्चर्स की तो यहाँ पर बात की गई है, तो ये हमें करना है। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है। तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर्स बने हुए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, और इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो पीछे गिव करने पर हमारे पास टॉपिक आ जाता है डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, ये भी करना है। इसके बाद टॉपिक आ जाता है हमारे पास 14.3 एंजाइम्स। ये हमारे सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे टॉपिक आता है वाइटामिन्स का। वाइटामिन्स जो है वो भी कहीं पे नहीं लिखा हुआ है हमारे रिवाइज सिलेबस में, ना ही लिखा हुआ है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो ये अभी हमारे जो रिवाइज सिलेबस है टर्म 1 का, उसमें मेंशन्ड नहीं है। तो वाइटामिन्स का जो पूरा टॉपिक है, जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटामिन्स आ गया, ये भी नहीं करना है क्योंकि वाइटामिन्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो वाइटामिन्स का टॉपिक हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जब हम आगे बढ़ रहे हैं 14.5 तक पहुँच गए, हमारे पास आया न्यूक्लिक एसिड, ये ज़रूर करना है। देखिए यहाँ पे मेंशन है न्यूक्लिक एसिड, DNA एंड RNA, तो ये टॉपिक हम लोग करेंगे। न्यूक्लिक एसिड में फर्दर देखिए क्या आ गया, कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो ये बेसिक है, इसे ज़रूर पढ़ लें। आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इसे भी पढ़ लें क्योंकि जब हम न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद ही हम ये जो DNA है, DNA को समझ सकते हैं। और साथ ही इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है RNA को। DNA और RNA तभी समझे जा सकते हैं जब हम इनके बेसिक्स पता हों। तो मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड्स का पूरा टॉपिक गिवन है वो सारा ही आपको करना है, लेकिन बीच में जो एंजाइम्स और वाइटामिन्स का टॉपिक आया था वो नहीं करना है। बाकी सब कुछ हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। मोनोसेक्राइड्स करने थे जहाँ पे पॉलीसेक्राइड्स लिखे थे और डाइसेक्राइड्स लिखे थे, वो नहीं करने थे। जो टॉपिक नहीं करना है, स्ट्रेस देकर मैंने आपको दोबारा से बता दिया है कि वो टॉपिक नहीं करने हैं, उसके अलावा जो भी बचता है वो सब करना है। सो ये था आपका टर्म 1 का सिलेबस, जो मैंने आपको चैप्टर वाइज समझा दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं है। एंड आई रियली होप कि आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी, आपकी जो कन्फ्यूजन्स है वो दूर हो गई होंगी। अगर आपकी कन्फ्यूजन्स दूर हो गई हैं, आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस चैनल को, और प्रेस कर दें बेल आइकन, सो दैट आपको मिलते रहे लेटेस्ट अपडेट्स। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपने ज़रूर चेक करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए पूरे प्लेलिस्ट के लिंक हैं। जो भी चैप्टर रिवाइज करना चाहते हैं उसे क्लिक कीजिए, उसमें वीडियोस देखिए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसे और स्ट्रॉन्ग कीजिए। वीडियोस अगर पसंद आएंगी लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।